हेलो स्टूडेंट्स। तो डायमेंशन एनालिसिस के पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि डायमेंशन किसको कहते हैं और डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन क्या होता है और उस डायमेंशन के रिस्पेक्ट में हम डिराइव क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा ये हमने कैलकुलेट किए थे। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि ये जो डायमेंशन एनालिसिस है इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखो, इसका जो एप्लीकेशन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो डायमेंशन एनालिसिस से हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन का करेक्टनेस हम देखते हैं, मतलब वो इक्वेशन ठीक है या गलत है ये हम देखते हैं इस डायमेंशन एनालिसिस से। और एक बात है कि ये जो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का है, अगर हमें किसी फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में बता दिया जाए कि ये फिज़िकल क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो हम लोग कुछ कुछ केस में उसका जो रिलेशन होगा वो भी डिड्यूस कर सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस भी देख सकते हैं, क्या वो रिलेशन करेक्ट है या नहीं, और यहाँ से प्रॉब्लम भी आ सकता है। अच्छा, तो देखो, अगर हमें इस तरीके से एक प्रॉब्लम दिया जाए कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे। तो देखो, ये जो डायमेंशन का जो होमोजेनिटी हमने देखा कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, तो इससे हम क्या देखेंगे कि एक इक्वेशन में जो टर्म्स होता है उन सभी का डायमेंशन जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो इससे हम ये जो इक्वेशन दिया गया है इससे ए एंड बी का जो डायमेंशन क्या होगा ये निकालेंगे। तो देखो, एस का डायमेंशन क्या है, लेंथ। एस मतलब लेंथ होता है, तो इसका डायमेंशन एल होगा। और ए टी जो है उसका भी डायमेंशन एल होगा होमोजेनिटी से। और ये जो टर्म है हाफ बी टी स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन एल होगा। तो देखो, ए टी अगर हम ले ले तो ए टी मतलब टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। तो एल बाई टी होगा ए का डायमेंशन, मतलब एल टी टू द पावर -1 ये होगा ए का डायमेंशन। और बी का क्या होता है देख लेते हैं। देखो, हाफ जो टर्म है वो तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो मतलब एल बाई टी स्क्वायर होगा इसका डायमेंशन, मतलब बी इंटू टी टू द पावर -2 ये होगा बी का डायमेंशन। तो इस तरीके से हम किसी अननोन क्वांटिटी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं किसी इक्वेशन के मदद से। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो, इस इक्वेशन में ए बी सी का डायमेंशन क्या होगा ये अगर हमें निकालने कहे तो क्या करेंगे। तो थ्योरी, मान लो ये लेंथ वाई एक लेंथ है, तो ये लेंथ का डायमेंशन होगा, मतलब एल होगा इसका डायमेंशन। मतलब ए टी क्यूब जो है उसका डायमेंशन भी एल होगा। मतलब ए का डायमेंशन क्या होगा, एल बाई टी टू द पावर 3, मतलब एल 3 होगा। तो मतलब एल टी टू द पावर -3 होगा इसका डायमेंशन ए का। सिमिलरली बी का अगर करें तो बी का आएगा एल टी टू द पावर -2, और सी का आएगा क्या आएगा, सी का आएगा एल। तो इस तरीके से हम इसका डायमेंशन क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी दिया जा सकता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, मान लो ए बाई बी का डायमेंशन क्या होगा ये दिया गया है। तो हम यहाँ से ए का डायमेंशन क्या पाए ये, और बी का डायमेंशन ये पाए, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, एल टू द पावर -3 और एल टू द पावर -2, मतलब अल्टीमेटली एल टू द पावर -1 होगा इसका ए बाई बी का डायमेंशन। तो इस तरीके से देखो, किसी भी चीज़ का जो है डायमेंशन हमें निकालना दे सकता है क्वेश्चन में।
और जो डायमेंशन निकलेगा अननोन क्वांटिटी का उसका भी बीच में एक रिलेशन देकर कहेगा कि उसका डायमेंशन क्या होगा ये निकालो। तो इस तरह से प्रॉब्लम वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ से। अच्छा, एक और देख लेते हैं। तो एक इक्वेशन दिया गया है, एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, एक साउंड वेव का जो ऑसिलेशन होता है उसका इक्वेशन है, एक वेव का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन में अगर मान लो हमें के का डायमेंशन क्या होगा या ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा निकालने का है, तो हम क्या करेंगे। देखो ये जो टर्म है कॉस का टर्म है, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म या एक्सपोनेंशियल टर्म का डायमेंशन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो इसका मतलब ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है ये भी डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होगा और के भी डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस होगा। तो ओमेगा का जो एक्सप्रेशन आएगा डायमेंशन का वो क्या होगा 1/t, मतलब टी इनवर्स, और के का डायमेंशन आएगा 1/l, एक्स जो है एक्स का डायमेंशन होगा एल, तो ये आएगा 1/l। कोई भी इक्वेशन सही है या गलत है ये देख लेते हैं। मान लो हमें एक इक्वेशन दिया गया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर u है, u एंड v ये वेलोसिटी है, a है एक्सेलरेशन एंड t है टाइम। तो v का डायमेंशन क्या होगा l t टू द पावर -1। तो u का डायमेंशन भी a l t टू द पावर -1 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में जो टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है उन सभी का डायमेंशन सेम होता है, इसको ही होमोजेनिटी कहते हैं। तो इसलिए देखो ये जो इक्वेशन होगा इस इक्वेशन में सभी टर्म जो है जैसे कि मान लो v होगा, u होगा और ए टी हो गया, इन सभी का डायमेंशन सेम होगा। तो v का डायमेंशन है 1/l इंटू टी टू द पावर -1, तो u का भी डायमेंशन यही आ रहा है, मतलब ठीक है। और ए टी का डायमेंशन क्या आता है देख लेते हैं। ये मतलब एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन होगा एल इंटू टी टू द पावर -2 और टी का डायमेंशन होगा टी। इसका मतलब इसका भी डायमेंशन एल इंटू टी टू द पावर -1 ही आया। तो मतलब ये जो इक्वेशन है ये ठीक है। एक दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, टी इक्वल टू 2πl/g। ये टाइम पीरियड का इक्वेशन है सिंपल पेंडुलम का। तो देखो इस इक्वेशन में t होता है टाइम, मतलब t का डायमेंशन t होता है। तो इसका भी डायमेंशन, ये जो टर्म है इसका भी डायमेंशन t होना चाहिए। 2π डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन क्या होता है देख लेते हैं। l का डायमेंशन आएगा कैपिटल L और g मतलब क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसका डायमेंशन एक्सेलरेशन का डायमेंशन ही होगा, मतलब l इंटू टी टू द पावर -2। तो g/l करे तो क्या होता है ऊपर l नीचे टी टू द पावर -2, मतलब टी टू द पावर 2। अब यहाँ पर रूट है, एक रूट था तो इसलिए t होगा, तो मतलब t से ये डायमेंशन दोनों तरफ सही रहा, इसलिए ये जो इक्वेशन है ये भी सही होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन सही है या गलत है ये देख सकते हैं। अच्छा देखो, अगर हमें एक इक्वेशन ऐसे दिया जाए कि मान लो कि टाइम जो है वो टाइम पीरियड t डिपेंड करता है, जो है लेंथ पर डिपेंड करता है। किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मान लो उसका लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है, ऐसा दिया गया है। एक्सीलरेशन
जी पे डिपेंड करता है, ऐसा दिया गया है। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा कि इसका जो एक्सप्रेशन है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टी, टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन आएगा वो उसको हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो ये भी हम डायमेंशन एनालिसिस से कर सकते हैं। देखो कैसे, हम मान लेते हैं कि टी लेंथ पर एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए हम ऐसे मानेंगे कि टी प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर एक्स एंड टी प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर वाई। ऐसा कैसे हम मान सकते हैं? देखो, as the time period depend on length and gravitational acceleration, so we can express t as a proportional function of length and g. That's why we can write like this. तो अगर ये जो प्रोपोर्शनलिटी जो दोनों रिलेशन हमने पाया, इसको अगर हम कंबाइन करें तो हम पाएंगे टी प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर एक्स एंड जी टू द पावर वाई। अब देखो, ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से इक्वल कर सकते हैं। तो टी इक्वल टू के इंटू एल टू द पावर एक्स जी टू द पावर वाई। अब देखो, डायमेंशन का जो होमोजेनिटी था, होमोजेनिटी से हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड का डायमेंशन जो होगा वही राइट साइड का भी डायमेंशन वही होगा। तो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड टी है, तो इसका डायमेंशन कैपिटल टी होगा। और राइट साइड में क्या है? के है। के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। और एल का डायमेंशन हम लोग जानते हैं, एल टू द पावर एक्स। और जी का डायमेंशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एल टू द पावर माइनस टू टू द पावर वाई होगा। तो अगर इसको हम ब्रेक करें तो क्या पाएंगे? एल टू द पावर एक्स, यहाँ पर एल टू द पावर वाई, यहाँ पर टू द पावर माइनस टू वाई। तो मतलब यहाँ पर एल एक्स प्लस वाई हुआ और टी टू द पावर माइनस टू वाई हुआ। तो अगर हम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को अब कंपेयर करें तो क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि एक्स प्लस वाई, देखो यहाँ पर इस साइड पे एल नहीं है, इसलिए एल का जो पावर होगा वो ज़ीरो होगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इधर देखो, यहाँ पर टी का पावर वन है और यहाँ पर टी का पावर माइनस टू वाई है। तो मतलब टू वाई माइनस टू वाई इक्वल टू वन होगा। तो मतलब वाई हो इक्वल टू कितना होगा? माइनस हाफ। तो यहाँ पर देखो एक्स इक्वल टू कितना होगा? प्लस हाफ। तो एक्स का जो वैल्यू है वाई का जो वैल्यू हम लोग पा लिए। अब देखो, ये जो इक्वेशन हमने कंसीडर किया था, टी इक्वल टू के इंटू एल टू द पावर एक्स इंटू जी टू द पावर वाई, इसमें एक्स का एंड वाई का जो वैल्यू हमने पाया वो हम पुट कर देंगे। तो क्या पाएंगे? टी इक्वल टू पाएंगे के इंटू एल टू द पावर हाफ जी टू द पावर माइनस हाफ। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर एल जी। तो टी इक्वल टू हमने पाया के इंटू रूट ओवर एल बाई जी, जहाँ पर के होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब देखो, ये जो के है इसका वैल्यू साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट से देखा है, इसका वैल्यू 2 पाई आता है। तो मतलब टी इक्वल टू होगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो यही होगा टी का एक्सप्रेशन। किससे? एल एंड जी से इसका एक्सप्रेशन टी ये आएगा। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी रिलेशन, अगर किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ये अगर दिया जाए तो उसका जो रिलेशन है उसके बीच में वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, मान लो हमें दिया गया है कि ए जो फोर्स वो
तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक है मास, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है मान लो रेडियस। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा इसका बीच में वो क्या होगा ये हमें देखना होगा। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एफ, फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कहा। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। पहले हम क्या करेंगे कि जिन जिन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है फोर्स उनके बीच में एक प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन करेंगे। मतलब ए प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर मान लेते हैं ए प्रोपोर्शनल टू एम टू द बी टू द पावर मान लेते हैं बी, और ए प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर मान लेते हैं सी। तो अब देखते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन करते हैं, मतलब एम टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, आर टू द पावर सी। अब एक कांस्टेंट ले आते हैं, एम टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, आर टू द पावर सी। अब लेफ्ट साइड राइट साइड जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2 फोर्स का डायमेंशन। अब राइट साइड का डायमेंशन देख लेते हैं। एम का डायमेंशन क्या होगा, एम ही होगा। के का डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि एक कांस्टेंट है। अब देखो भी का डायमेंशन होगा एम एल टी टू द पावर -1, और आर का डायमेंशन होगा रेडियस, मतलब लेंथ का ही डायमेंशन होगा। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम टू द पावर ए, एल टू द पावर यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, मतलब बी प्लस सी, और टी टू द पावर माइनस बी होगा। तो इससे हम अब हम कंपेयर करेंगे, किसको, लेफ्ट साइड को कंपेयर करेंगे। देखते हैं एम का वैल्यू यहाँ पर 1 है इसलिए ये 1 आएगा। बी प्लस सी कितना आएगा, यहाँ पर एल 1 है मतलब 1 आएगा, और टी मतलब यहाँ पर -b इक्वल टू यहाँ पर -2 होगा, मतलब b इक्वल टू 2 होगा। तो c इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2 पुट कर दे तो c इक्वल टू आएगा -1। ठीक है। अब इसका वैल्यू ये आया, b के वैल्यू आया 2, c का वैल्यू आया -1, और a का वैल्यू आया 1। तो ये हम इस रिलेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पर जो रिलेशन है इस पे पुट कर देंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या पाए, के इंटू एम टू द पावर 1, बी टू द पावर -2 एंड आर टू द पावर बी टू द पावर +2, आर टू द पावर 1, मतलब के इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर देखो एम का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर बी का भी वैल्यू पुट कर दिया, और आर का भी वैल्यू पुट कर दिया। तो मतलब के इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर ये पाए। यहाँ पर के का वैल्यू कितना होगा ये हमें यहाँ से नहीं पता चलेगा, तो एक एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। तो के का वैल्यू आता है 1, तो मतलब एफ का वैल्यू आएगा एम भी स्क्वायर बाई आर। तो इसी तरीके से हमें अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ये अगर बता दिया जाए तो उससे उसका बीच में जो रिलेशन आएगा वो हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पर एक दो चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। देखो इफ यहाँ पर लिखा गया है, इफ एन इक्वेशन fails this consistency test, it is proved wrong, but if it passes, it is not proved right. Thus, a dimensionally correct equation need not be actually an exact equation, but a dimensionally wrong or consistent equation must be wrong. इसका मतलब क्या बताया गया है ये देख लेते हैं।
देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी भी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली अगर टेस्ट किया गया है और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन आ रहा है वो सेम आ रहा है, तब उसका मतलब वो इक्वेशन सही है। मगर हम जो डायमेंशन का इस्तेमाल करके जो रिलेशन जो बिल्ड कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, वो अगर हम करें भी वो हर वक्त सही होगा ऐसा कोई बात नहीं, वो गलत भी हो सकता है। कुछ कुछ चीज़ का जो पाबंदी है वो हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन को समझेंगे। तो ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन क्या है? देखो, डायमेंशन जब हम करते हैं डायमेंशन एनालिसिस, तब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है डायमेंशन इक्वेशन में, उसका वैल्यू कितना हो रहा है वो हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं पता लगा सकते। जैसे कि जो दो इक्वेशन हमने देखी थी उसमें के का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आएगा वो हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, वो हम एक्सपेरिमेंटली मेज़र कर रहे थे। तो ये एक लिमिटेशन हुआ। दूसरा जो लिमिटेशन है, देखो, कैन नॉट बी अप्लाइड इन द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो अगर मान लो एक इक्वेशन में अगर एक्सपोनेंशियल या ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म रहे तो उसका रिलेशन हम इस डायमेंशन एनालिसिस से नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये रिलेशन किसी भी रिलेशन में रहे या ना रहे इससे डायमेंशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कि मान लो, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि मान लो एक चीज़ दिया गया है, जैसे कि एक एक्सप्रेशन मान लो ऐसे आता है, वेव का इक्वेशन y इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसको अगर हम डायमेंशन एनालिसिस से कैलकुलेट करना चाहे कि हमने कह दिया कि y डिपेंड करता है ए एम्पलीट्यूड पर, ओमेगा पर, टाइम पर, के पर, एक्स पर, तो अगर ऐसे एक इक्वेशन हमें डिराइव करना कहे तो ये हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो टर्म है ये टर्म डायमेंशनलेस टर्म है, तो ये हम नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये एक पाबंदी हुआ। और किसी कांस्टेंट अगर जैसे कि मान लो t इक्वल टू हमें k इक्वल टू के इंटू एल बाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी पाया, तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना होगा ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से। अब एक और भी लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो तीसरा नंबर पर दिया गया है, देखो, कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट व्हिच ऑफ डायमेंशन। अगर किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन में अगर किसी भी इक्वेशन का जो कांस्टेंट आ रहा है वो अगर डायमेंशन लेस ना हो, मतलब उसका अगर डायमेंशन हो, तो उस तरीके के इक्वेशन हम इस डायमेंशन एनालिसिस से नहीं ला सकते। जैसे कि मान लो ए फिजिकल टू जी इंटू m1m2/r², ये ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसका एक्सप्रेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन है। इसमें ये जो जी है ये डायमेंशन इसका होता है, हमने पिछले क्लास में देखा था। तो इसलिए ये जो जी इस एक्सप्रेशन में आया है ये हम डायमेंशन से इस तरीके का जो इक्वेशन है इसको नहीं डिराइव कर सकते। ठीक है, अब देखो चौथा जो रूल है वो है कैन नॉट बी यूज इन द एक्सप्रेशन वेयर द टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये कैसे हुआ? देखो, अगर हमें किसी भी एक इक्वेशन दे दिए, मान लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो इक्वेशन है इस तरीके की किसी भी इक्वेशन, और फिर मान लो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी, इस तरीके की जो इक्वेशन है जो वन डायमेंशनल मोशन में आता है, तो इस तरीके के इक्वेशन हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं कर सकते।
क्योंकि अगर हमें कहा जाए कि मान लो भी यू एंड ए एंड टी पे डिपेंड करता है, तो हम लोग तो भी इक्वल टू ऐसे एक्सप्रेशन पकड़ लेंगे कि प्रोपोर्शनल यू टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई टी टू द पावर जेड ऐसे मानेंगे। तो इस ये जो एक्सप्रेशन है ये तो ऐसे नहीं है, ये प्लस आता है या माइनस पे आता है। तो इस तरीके का जो इक्वेशन आएगा जिसमें कुछ टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया गया है, तो उस तरीके की इक्वेशन डायमेंशन एनालिसिस से नहीं कर सकते। तो ये जो है ये सब लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस का। तो इसीलिए जो कहा गया है वो है कि अगर डायमेंशन एनालिसिस किसी भी इक्वेशन का जो टर्म है वो उस टर्म को डायमेंशन उस टर्म का डायमेंशन हम लोग देखकर ये बोल सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है। अगर किसी भी इक्वेशन दिया जाए तो उसका इक्वेशन का डायमेंशन एनालिसिस करके हम उसका सही पता कर सकते हैं। मगर अगर डायमेंशन एनालिसिस से कोई भी इक्वेशन या रिलेशन हम फॉर्म करें तो वो जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो सही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। क्योंकि हम लोग जब देखे ये जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखे थे कि मान लो डायमेंशन एनालिसिस अगर हम कोई रिलेशन पाए तो वो जो रिलेशन होगा क्या वो सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए डायमेंशन एनालिसिस से हम जो इक्वेशन पाते हैं वो सही होगा हर वक्त, इसका कोई गारंटी नहीं है। कुछ कुछ इक्वेशन जो है वो सही निकलेगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेशन सही नहीं निकलेगा। तो ये लिमिटेशन है, इसलिए हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते किसी भी रिलेशन को बिल्ड करने में। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक तुम लोग अच्छे से समझे। किसी भी चीज़ का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना।